हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तीनों लेवल्स पर सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल पे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूँगा जी मेरे सितंबर 26 के स्टूडेंट्स के साथ, जिनका भी एग्ज़ाम सितंबर 26 में है फाउंडेशन और इंटर का। ये वीडियो उनके लिए है। मैं 5 to 6 मिनट्स लूँगा आपके। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए नेक्स्ट 75 डेज़ में, क्योंकि नेक्स्ट 75 डेज़ में आपका एग्ज़ाम है। तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए और आपको इन 75 डेज़ में क्या नहीं करना। करना क्या है वो तो बहुत लोग बताएंगे और आपको पता भी होगा, बट क्या नहीं करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने डाउट्स हैं ग्रुप को लेके, कौन सा ग्रुप देना है कौन सा ग्रुप नहीं देना, फाउंडेशन वालों के अपने डाउट्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, फटाफट से आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 60% लोग वो हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 40% लोग सब्सक्राइब करते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, बट 60% सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन आती है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं जी। सीए इंटर का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है जी सितंबर 1 में है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम, और फाउंडेशन का है जी 2 सितंबर को। इंटर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि सर एक ग्रुप देने चाहिए कि बोथ ग्रुप्स देने चाहिए। अगर आपके बोथ ग्रुप की क्लासेस 25 जून तक कंप्लीट हो रही हैं तो आपको बोथ ग्रुप्स देने चाहिए। और जब आपकी 25 को आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद से लेकर 31 अगस्त तक आपको कितने दिनों की प्रोडक्टिविटी निकालनी है? आपको कम से कम 14 आवर्स पर डे कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सिटिंग चाहिए। सिटिंग का मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको 14 घंटे पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी कितनी लगेगी? इनिशियली 8 घंटे की निकलेगी, फिर धीरे धीरे 9, 10, 11 की आगे आगे प्रोडक्टिविटी आपकी निकलती रहेगी। ठीक है जी, बट आपको सिटिंग करनी जरूरी है 14 घंटे की। ओके, हो गई जी बात। यस। रिवीजन्स कितनी करनी है? देखो जी, आप पहली रिवीजन जब किसी भी सब्जेक्ट की करोगे तो आपको उसको 6 दिन में कंप्लीट करना है। ये मैं 6 दिन कैसे कह रहा हूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट सारा दिन पढ़ रहे हो तो वो 6 दिनों में खत्म होगा। अगर आप दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली चला रहे हो तो 12 दिन में आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए। ओके, हो गई जी बात। तो फिर सेकंड रिवीजन आपको कब करनी है सब्जेक्ट के? वो 4 दिन में खत्म करनी है। और सेकंड रिवीजन के बाद आपको देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दिए बिना आपकी प्रिपरेशन आधी है, आधी। ठीक है जी। फिर थर्ड रिवीजन आपको जो करनी है वो 2.5 डेज में कंप्लीट कर लेनी है। एंड देन फोर्थ रिवीजन आपको करनी है एग्ज़ाम डे पे करनी है। ठीक है जी, तो ये आपका स्केड्यूल रहना चाहिए। फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ तो आपकी क्लासेस सितंबर के लिए 15 जुलाई तक ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपकी 15 जुलाई तक क्लासेस ख़त्म हो रही हैं तो देन यू आर गुड टू गो। ठीक है जी। फिर आपकी रिवीजन का स्केड्यूल क्या है? पहली रिवीजन 8 दिन में, फिर 5 दिन में, फिर 2.5 दिन में, एंड देन एग्ज़ाम डे। हाँ, अगर आपको लग सकता है कि भैया 8 दिन में कम है या 8 दिन में ज़्यादा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं इतना तो मुश्किल हो जाएगा कि हम तो इससे पहले ही कर लेंगे, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि देन यू हैव द प्रिविलेज। अभी मैं 8 दिन क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर मैं इंटर वालों को 14 आवर्स की प्रोडक्टिविटी या सिटिंग के लिए बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट डजेंट अप्लाई टू यू। आप अभी अभी +2 दे के आए हैं या आप अभी बीकॉम में हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड क्या 14 आवर्स दो, बिकॉज यू हैव लिटल सिलेबस। आपके 4 ही पेपर हैं और आपका सिलेबस भी कम है, उनका बहुत लेंथी सिलेबस है। तो यू जस्ट ट्राई कि आप कम से कम नहीं तो 9-10 घंटे बैठ रहे हैं। ठीक है जी। तो आपका अगर आप इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे तो आपको बड़े आराम से हो जाएगा। और मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आईसीए का पेपर देने जा रहे हो। ठीक है जी। फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या करना है? मेरा ये सजेशन है कि आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए एट अ टाइम। आप या तो एक सब्जेक्ट उठा सकते हो या तो 2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हो, और ये हेल्प करेंगे आपको बेस बिल्डिंग के लिए। सेकेंड डिवीजन में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि याद रहे आपको सेकेंड डिवीजन के बाद मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है जी। फिर अगर सेकेंड मॉक टेस्ट की मैं बात करूं, कई बार ना टाइम नहीं बचता कि मॉक टेस्ट जैसे सितंबर में पेपर है तो 15 अगस्त के आसपास आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो। तो 15 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक अगर मैं बात करूं तो आप 6 मॉक टेस्ट नहीं दे सकते इंटर वाले। ठीक है जी। तो और फाउंडेशन वाले 4 मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम होता है तो फाउंडेशन वाले ये 3 मॉक टेस्ट तो ज़रूर ज़रूर देंगे। एक इकोनॉमिक्स का मत देना, कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम परमिट नहीं कर रहा सारे मॉक टेस्ट देने के लिए। हाँ, अगर टाइम है तो सब कुछ ही देना है। और इंटर के लिए अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो ये 4 मॉक टेस्ट आपको जरूर जरूर देने हैं।
क्योंकि अगर आप ये मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपका जो है लिखने की स्पीड का पता आपको लग जाएगा और गलतियों का पता आपको लग जाएगा। ठीक है जी। अब सर ये बात आती है, सर मेरी तो मॉक टेस्ट तो दे देंगे, मेरी ना हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, या फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे को एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। मैं तो फर्स्ट टाइम सीए का पेपर देना है या दे रही हूँ, तो कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्जामिनर को क्या देखना है, क्या यहाँ पर भी गुड एक्स्ट्रा मार्क्स और गुड हैंड राइटिंग मिलते हैं, क्या कुछ ऐसा है। देखिए ये जो सारे सवाल हैं कि क्या राइटिंग मैटर करती है, तो इसका आंसर सिर्फ 2 वर्ड है कि नो, हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर। अगर हैंड राइटिंग मैटर करती होती तो मैं कभी सीए ही ना बनता। तो आपकी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, हाँ, बट अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी रीडेबल नहीं है तो उसको कैसे एग्जामिनर तक पहुंचाना है, मैं आपको खुद अपनी एग्जांपल्स के साथ मैंने बताया हुआ है, और ये मैंने 3 वीडियोस में बताया हुआ है जो कि यूट्यूब पर है। हर तरह के एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया है कि आपको कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, चाहे अकाउंट्स का हो चाहे लॉ का हो। मैंने इसका प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर डाल दिया है, और आपको क्या करना है, सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है जिसका नाम क्या है, सीए मानस अरोड़ा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुको, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, सीए मानस अरोड़ा सर्च करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डू हैंड राइटिंग मैटर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है डू हैंड राइटिंग मैटर इन योर सीए एग्जाम्स और नॉट। तो ये वाली प्लेलिस्ट में देखिए यहाँ पर आपके पास 3 वीडियोस हैं, तो ये तीनों वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है कि आपको आपका पेपर कैसे अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अपने अटैम्प्ट के लिए तो आप ये वीडियोस बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, फटाफट से आ जाते हैं अब यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना। क्या नहीं करने का मतलब क्या है कि जिस दिन आपके क्लासेस ख़त्म हुई उस दिन से आपका इंस्टाग्राम बंद। इंटरवल है, स्पेशली सुनेंगे सर हम तो मल्टी टैलेंटेड हैं, हम जेनजी हैं, भाई मैं भी जेनजी हूँ। ठीक है, मेरे को पता है, आई थिंक 100 में से 10 लोग होंगे जो कि इंस्टा चलाते हुए भी पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। अगर आप उन 10 में से हो तो वेल एंड गुड। सर हमको कैसे पता लगेगा हम 10 में से हैं कि नहीं, पता लग जाएगा सितंबर के बाद। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया आपको बिल्कुल कॉशियस होकर दुनियादारी छोड़ दो भैया। 75 डेज कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके दुनिया में, स्टोरी देखने, लाइक करने, कमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको इंस्टाग्राम 75 डेज़ के लिए प्लीज़ छोड़ दो, और यूट्यूब शॉर्ट्स ज़रा बंद कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम बंद करने के बाद यूट्यूब भी आता है, और वो जो यहाँ पर शॉर्ट्स है ना जो ऐसे ऐसे जाते हैं, तो वो प्लीज़ बंद कर दो। आपके यूट्यूब के होम पेज पर साइड में 3 बटन्स होंगे जहाँ से आप शॉर्ट्स को बंद कर सकते हो या उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है जी, तो प्लीज़ वो चीज़ ज़रूर कर देना। फिर सब्सक्राइब टू ओनली रेलिवेंट चैनल्स। आजकल मेरे को पता लगा कोई एक सौरभ जोशी नाम का व्लॉगर है, तो भैया उसके व्लॉग बहुत लोग देखते हैं, मैं तो नहीं देखता, ना ही मैंने कभी देखा था, पता नहीं इंस्टाग्राम पे वैसे आ गया। तो अगर आप भी कोई ऐसे व्लॉग देखने के, कुकिंग देखने के, घूमने फिरने के व्लॉग देखने के शौकीन हो तो भैया प्लीज़ उनको अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको वो वीडियो दिखे ही ना। मेरे को न्यूज़ देखने का बहुत शौक होता था, मेरे को ग्लोबल न्यूज़ देखने का बहुत शौक होता था, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता था, मेरा क्लिक खो ही जाता था, तो मैंने अनसब्सक्राइब ही कर दिया। मैं कहा यार जा यार, मैं नहीं देख रहा, वो सामने आएगी तो मैं देखूंगा ही ना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको अनसब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब किस करके रखना है, सिर्फ रेलिवेंट चैनल्स को। जिनको आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो उनका नाम लिख के रख लेना अपने पास। ठीक है जी, तो वो नाम लिखने के बाद जब आपके पेपर ख़त्म होंगे तो आप उनको सब्सक्राइब कर लेना दोबारा से। फिर सर रिलैक्स होना है, तो रिलैक्स कैसे होना है, अगर आपको रिलैक्स होना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम नहीं रखना सर, थोड़ा बहुत रिलैक्स। अरे भैया यू हैव 75 डेज, प्लीज़ डू द डिजिटल डिटॉक्स, इंस्टाग्राम डिटॉक्स, स्नैपचैट डिटॉक्स। कोई बात नहीं, कोई स्ट्रीक्स नहीं ख़त्म होती हैं आपकी, दोबारा से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको रिलैक्स ही करना है तो वॉक, गाने गाओ, कोई डांस कर लो, कोई पावर नैप ले लो, फैमिली के साथ बैठ जाओ, कुछ कर लो, बट प्लीज़ डिजिटल डिटॉक्स करना। क्योंकि आप डिजिटली आपने रिलैक्स किया, आपने कोई चीज़ ऐसी देखी जिसका दिमाग आपके दिमाग पे असर हो गया, तो आप पढ़ते हुए उसी चीज़ को सोचते रहोगे। अरे यार उसकी उसकी फ़ोटो पर इसने कमेंट कर दिया, अरे यार उसने लाइक कर दिया, अरे यार पता नहीं क्या होगा 75 डेज़ बाद। भैया कुछ नहीं होगा, जिसको रुकना है ना वो 75 डेज़ के बाद भी रुक जाएगा, जिसको नहीं रुकना वो हमेशा साथ होते हुए भी नहीं रुकेगा। अगर वो 75 डेज़ तक भी नहीं वेट कर रहा या वेट कर रही, तो देन इट्स ओके टू लेट देम गो। बिकॉज अगर वो आपके इतने क्रूशियल टाइम में भी दे आर बिजी, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को फिर कंसीडर कर लो कि वेदर यू वांट टू मेक इट फॉरवर्ड और नॉट। ठीक है जी। फिर अवॉइड एक्सटेंसिव डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स। दोस्त का फ़ोन आ गया, अरे भाई तेरे को पता है वो ऐसे टॉपिक है, वो वैसे टॉपिक है, उस टीचर ने ये डाल दिया, उस टीचर ने वो डाल दिया। अरे भैया
मैं तो अपने दोस्तों का फ़ोन ही नहीं उठाता था प्रिपेयर करते हुए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मिस कर दोगे अगर आपने वो फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है आपकी बुक में से, और बुक में सब कुछ है, दोस्त की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हफ्ते में 5-7 मिनट बात कर ली, बट आधा घंटा बात ही हो रही है रोज़ की, हाँ क्या कर लिया, अरे यार वहाँ तो बहुत दिक्कत आ गई थी। अवॉइड इट। बात करनी है तो अपने सीनियर्स से करना जो पेपर दे चुके हैं, ताकि उनकी गाइडेंस ले सको। जो पीयर्स हैं ना जो साथ में पेपर दे रहे हैं, उनकी गाइडेंस मत लेना कभी भी, क्योंकि वो तो खुद फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, ठीक है जी। और इनर मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। आप मोटिवेशनल वीडियो देखते रहो, कर हर मैदान फतेह जितना मर्जी सुनते रहो, बट एट द एंड इट्स योर इनर मोटिवेशन दैट विल मोटिवेट यू टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो उस चीज़ को गैदर करो, फाइंड आउट द रीज़न वाई यू स्टार्टेड योर सीए। और अगर कभी अटैम्प्ट का डर लगे तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपने सीए शुरू करी थी कि आपको ये नहीं पता था कि अटैम्प्ट लगेंगे? सर हाँ बहुत लगेंगे, ये भी पता था कि बहुत लगते हैं लोगों के। तो भैया आप क्यों डर रहे हो उस चीज़ से? आपको बेखौफ होकर खेलना है, आपको कोई डरना नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं लेनी। बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में ना एक टॉपिक होता था साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को याद है, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। तो जो नेगेटिव स्ट्रेस होता था ना वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता था, जो पॉजिटिव होता था वो आपको मोटिवेट करता था कि भैया इतना काम पड़ा, फटाफट फटाफट करो, ख़त्म करो। तो दो तरह के स्ट्रेस है, अब आप देखो कि आपको कौन सा स्ट्रेस लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बात करूं, हमेशा ये याद रखना, अटैम्प्ट मैटर करते हैं। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अटैम्प्ट मैटर नहीं करते, बट दे मैटर। हाँ, बट कई बार अटैम्प्ट लगने का कारण ना बहुत डिफ़र होता है, कि किसी की फैमिली इशू आ गया, किसी को कोई फिज़िकल इशू, कोई मेंटली इशू आ गया, कोई आपको मेंटल ट्रॉमा हो गया, तो देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ रीज़न जिसकी वजह से आपके अटैम्प्ट लग सकते हैं। हाँ, अगर उस रीज़न की वजह से कोई अटैम्प्ट लग रहा है तो देन इट इज़ जेन्युइन, की कोई बात नहीं। बट अगर आपकी खुद की ना पढ़ने की वजह से अटैम्प्ट लग रहा है तो देन देयर इज़ अ सीरियस कंसर्न ऑफ मैटर, कि भैया आपके पास सारे रिसोर्सेज, सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी आपका अटैम्प्ट लग रहा है। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से अटैम्प्ट लगना चाहिए, और रीज़न सिर्फ आपकी केयरलेसनेस है और आपकी क्लासेस ना लगाना और रिवीजन ना करना है, तो देर इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है जी। बाकी मैं यहीं तक अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है अकाउंट्स में, या फिर इवन एफएम में भी अगर आपको कोई इशू है, तो प्लीज़ फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी। आपको कोई भी AS14 की रिवीजन वीडियो देखनी है, कोई भी रिवीजन वीडियो देखनी है, तो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत इनर मोटिवेशन देता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।